अर्बन स्लम्स ऑफ फोर्ट बोनिफेसियो, टैगुइक सिटी में हर कोई घोर गरीबी में जी रहा था। यहाँ रहने वाले लोग आम पृष्ठभूमि से थे और मुश्किल से दिन में 3 बार खाना खा पाते थे। कुछ लोगों की हालत तो और भी खराब थी, वे ज्यादा से ज्यादा 2 बार ही खा पाते थे। इस पड़ोस के सभी लोगों के जीवन को एक शब्द में सारांशित किया जाए तो वह था दयनीय, पथेटिक। एक जर्जर 3 मंजिला अपार्टमेंट के एक टूटे फूटे कमरे में एक 20 साल का जवान लड़का काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। उसने एक सादी सफेद शर्ट और सस्ते काले ट्राउजर्स पहने थे, जिन्हें उसने एक पुरानी कपड़ों की दुकान से खरीदा था। इस लड़के का नाम राज डोमिनिक रोआ था। उसके ज्यादातर दोस्त उसे राज कहकर बुलाते थे। वह अपने देश के एशियाई लोगों के लिए काफी लंबा था, लगभग 6 फुट 2 इंच। उसकी दुबली तली, गठीली काया और औसत से बेहतर चेहरे के साथ वह जब भी सड़क पर निकलता तो लोग उसे दोबारा मुड़कर देखते थे। आखिरकार उसके देश में पुरुषों की औसत ऊंचाई केवल 5 फुट 5 इंच थी। राज ने अपनी सस्ती नकली घड़ी में समय देखा और उसका चेहरा तुरंत उतर गया। अरे नहीं, मुझे काम पर देर हो जाएगी। मेरा बॉस मेरी सैलरी काट सकता है। चूंकि वह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में केवल ठेका आधारित कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी था, इसलिए उसकी कोई निश्चित सैलरी नहीं थी और उसके पास एक कर्मचारी को मिलने वाले सबसे बुनियादी लाभ भी नहीं थे। उसकी सैलरी हमेशा उसके शिफ्ट के अंत में नकद में दी जाती थी और इसे देने की जिम्मेदारी उसकी टीम के सुपरवाइजर की थी, जो जैक्सन नाम का एक अधेड़ उम्र का आदमी था। राज ने जल्दी से अपने स्टीटो वाले जूते पकड़े और उन्हें बहुत तेजी से पहना। उसने अपने बालों में कंघी करने की भी परवाह नहीं की। उसने अपनी हार्ड हैट और बैग पकड़ा और अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। राज, ध्यान से, तुम किसी से टकरा जाओगे, उसके पड़ोसियों में से एक ने उसे चेतावनी दी। तंग गली में बहुत से लोग चल रहे थे, लेकिन जब उन्होंने राज की लंबी आकृति को अपने स्टीटो वाले जूतों में दौड़ते हुए देखा तो सभी ने तुरंत उसे रास्ता दे दिया। राज के पास अपनी कोई कार नहीं थी। उसके पास एक मोटरसाइकिल या साइकिल भी नहीं थी। वह टूटे हुए ब्रोक इंसान की सही परिभाषा था। बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए उसे लगभग 10 से 15 मिनट तक चलना पड़ता था। सौभाग्य से वह जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा था वह केवल 2 किलोमीटर दूर थी। जब वह बस स्टॉप पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक बस पहले से ही वहां खड़ी थी। वह बस की ओर दौड़ा और आखिरकार एक सीट लेने के बाद उसने राहत की सांस ली। फिर उसने समय देखा और मन ही मन हिसाब लगाया। मुझे समय पर पहुंच जाना चाहिए, उसने एक आशावादी आवाज में बुदबुदाया। देर से उठने के लिए वह खुद को ही दोष दे सकता था। अभी सुबह का समय था और यह उसका सौभाग्य था कि ज्यादा ट्रैफिक नहीं था। उसने बस का किराया दिया और तुरंत उतर गया। उसने फिर से समय देखा और खुशी से मुस्कुराया। मैं अभी तक लेट नहीं हुआ। हाँ हाँ हाँ। वह राहत भरी मुस्कान के साथ कंस्ट्रक्शन कंपनी की बिल्डिंग में दाखिल हुआ। जब वह टीम के ऑफिस पहुंचा तो उसने अपनी टीम के सुपरवाइजर जैक्सन को उसे सिर से पैर तक देखते हुए देखा। तुम बिल्कुल समय पर हो। मेरे ऑफिस में मेरे पीछे आओ, उसने एक ठंडी आवाज में बुदबुदाया। किसी वजह से राज को अपने सुपरवाइजर की आवाज का स्वर सुनकर घबराहट हुई। वह चुपचाप जैक्सन के पीछे चला गया और जब वे बाद वाले के ऑफिस में पहुंचे तो उस आदमी ने पीछे मुड़कर उससे कहा, बैठ जाओ। राज घबराकर पानी निगल गया और बैठ गया। सर, क्या मैंने कुछ गलत किया है? उसने जैक्सन को देखते हुए पूछा। पेट वाले जैक्सन ने हंसते हुए उसे एक कागज का टुकड़ा थमा दिया। इसे पढ़ो। राज ने उससे कागज लिया और उसकी सामग्री पढ़ी। यह अंग्रेजी में लिखा था और वह मुश्किल से इसे समझ पा रहा था क्योंकि वह केवल एक हाई स्कूल पास था। हालांकि जिन कुछ शब्दों को वह समझ सका उनसे उसे एहसास हुआ कि कंस्ट्रक्शन कंपनी उसका ठेका खत्म कर रही थी। सर, कंपनी मुझे क्यों निकाल रही है? मुझे याद नहीं कि मैंने कुछ गलत किया हो, राज ने नाराजगी महसूस की। वह 1 साल से ज्यादा समय से इस कंस्ट्रक्शन कंपनी में बिना थके काम कर रहा था, लेकिन वे अचानक उसे निकाल रहे थे। इससे उसे बहुत गुस्सा आया। मोटा जैक्सन मेज पर जोर से हाथ मारकर चिल्लाया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमें पता नहीं चलेगा कि तुमने क्या किया है? तुम गुपचुप तरीके से हमारी टीम के फंड्स में से पैसे गबन कर रहे थे।
तुम भाग्यशाली हो कि बॉस इतना उदार है कि वह तुम्हें चुराए हुए पैसे के लिए बिना सजा दिए जाने दे रहा है। अब अपना सामान पैक करो और मेरे ऑफिस से भाग जाओ। यह सुनकर राज और भी गुस्से में आ गया। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तो वह इंसान भी नहीं हूं जो टीम के फंड का जिम्मेदार है। मैं उसे कैसे चुरा सकता हूं? तुम ही वह अकेले इंसान हो जो हमारे फंड को संभालता है, इसलिए तुम्हें इस बारे में ज्यादा पता होना चाहिए। इस समय वह समझ गया था कि वह इस लालची सुपरवाइजर के लिए बलि का बकरा, स्केपगोट बन गया था। जैक्सन खड़ा हो गया और राज की ओर उंगली दिखाकर घृणा से चिल्लाया, तुम क्या सोचते हो कि तुम कौन हो जो मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? तुम बस एक फकिंग अजनबी हो। मेरे ऑफिस से निकल जाओ अगर तुम नहीं चाहते कि मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं। राज की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह सच में इस लालची मोटे सुअर को खत्म करना चाहता था, लेकिन ऐसा करने से वह केवल सलाखों के पीछे ही जाता। क्या घूर रहे हो? क्या तुम मुझे मुक्का मारना चाहते हो? आओ, मुझे मारो। डरो मत। हाँ हाँ हाँ, जैक्सन ने व्यंग्यपूर्ण तरीके से हंसते हुए अपना सिर राज के करीब लाया। वह जानबूझकर इस लड़के को उकसा रहा था ताकि वह कानून का इस्तेमाल करके उससे छुटकारा पा सके। राज अपनी सीट से खड़ा हो गया। उसकी गगनचुंबी ऊंचाई ने जैक्सन को डरा दिया, जिससे वह अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। मैं यह याद रखूंगा, राज ने ठंडे स्वर में बुदबुदाया और ऑफिस से चला गया। उसने अपनी अलग होने की फीस, सेपरेशन फी का दावा करने की भी परवाह नहीं की। वह भारी कदमों के साथ कंपनी की बिल्डिंग से बाहर निकला। बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद राज ने अपनी हार्ड हैट जमीन पर पटक दी और अपने स्टील्टों वाले जूतों से उसे रौंद डाला। उस कूनी सुअर को धिक्कार है, वह गुस्से से दहाड़ उठा। उसकी जोरदार चिल्लाहट ने दूसरे कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। वह बस अपना गुस्सा निकालना चाहता था। जैक्सन को जी भरकर कोसने के बाद राज ने अपनी निगाह कंस्ट्रक्शन कंपनी की विशाल बिल्डिंग पर डाली। बकल ब्रदर्स कंपनी, बकाल ब्रदर्स को यह कंपनी का नाम था और उसने इसे अपने दिल में गहराई से उतार लिया था। अब मुझे क्या करना चाहिए? राज ने खुद को सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठा पाया। उसके माता पिता किसान थे जो गांव में रहते थे और उन्होंने अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा उसे शहर में काम करने के लिए भेजा था। अपनी वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसे घर वापस जाने में बहुत शर्मिंदगी होती। उसने अपने बैग से फोन निकाला और काम की तलाश कर रही कंपनियों के लिए सोशल मीडिया पर खोजबीन की। उसके बैंक अकाउंट में केवल 6,000 पेसो थे, जो $120 के बराबर थे। यह उसे मुश्किल से एक हफ्ते से ज्यादा समय तक ही चला सकता था, भले ही वह बहुत कम खर्च करे। उसे अपने बचे हुए सारे पैसे खत्म होने से पहले एक और नौकरी ढूंढनी थी। अचानक उसने अपने फोन के कोने में एक अजीब विज्ञापन देखा और गलती से उस पर क्लिक कर दिया। यह क्या बकवास है? विज्ञापन ने उसे एक ऐप पर निर्देशित किया जो उसके डिवाइस पर अपने आप डाउनलोड हो गया था। उसने डाउनलोड करने की प्रक्रिया को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन उसकी नहीं सुन रहा था। इससे उसे थोड़ी घबराहट हुई क्योंकि उसने पहली बार ऐसी किसी चीज का सामना किया था। वह चिंतित था कि यह ऐप एक हैकिंग सॉफ्टवेयर है जो उसकी बैंक की जानकारी चुरा सकता है। धिक्कार है! मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आज इतना मनहूस क्यों हूं? उसने दांत पीसते हुए बुदबुदाया। जल्द ही ऐप को डाउनलोड करने की प्रक्रिया पूरी हो गई और यह अपने आप खुल गया। नहीं, नहीं, नहीं! राज तब हैरान रह गया जब उसने देखा कि ऐप अब खुल रहा था। उसने सोचा कि यह उसकी बैंक की जानकारी चुराने वाला है, इसलिए वह बेहद घबरा गया। उसने अपना फोन बंद करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जब ऐप लोड होना शुरू हुआ, तो उसने हार मान ली और खाली चेहरे के साथ स्क्रीन पर घूरने लगा। स्क्रीन चमकी और कुछ पंक्तियां दिखाई दीं। हमारे ऐप को डाउनलोड करने के लिए धन्यवाद। आप अब हर दिन के इनाम का दावा कर सकते हैं। क्या आप आज के लिए अपना इनाम पाना चाहते हैं? हाँ। राज ने कड़वाहट से स्क्रीन पर घूरना शुरू किया। वहां नहीं का विकल्प भी नहीं था। उसने फिर से ऐप से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वह अभी भी काम नहीं कर रहा था। उसने आह भरी और भारी मन से हाँ पर क्लिक किया। बधाई हो! आपने 1 लाख पेसों का दावा किया। नोट 1 लाख पेसो $2,000।
पैसा आपके बैंक अकाउंट में पहले ही भेज दिया गया है। जैसे ही ये शब्द उसकी स्क्रीन पर दिखाई दिए, ऐप खुद ही बंद हो गया और उसे उसकी होम स्क्रीन पर निर्देशित कर दिया गया। राज ने पहले के अजीब दृश्यों के बाद घबराहट में अपने बैंक अकाउंट को देखा और जब उसने अपनी बचत में राशि देखी तो वह चकित रह गया। 1,06,000। उसके बैंक अकाउंट में केवल 6,000 पैसे थे तो 1,00,000 अतिरिक्त कहां से आए? उसे अचानक उन शब्दों की याद आई जो पहले उसकी स्क्रीन पर चमके थे। क्या उसमें यह नहीं लिखा था कि उसने अपने हर दिन के इनाम का दावा करने के बाद 1,00,000 पैसे प्राप्त किए? क्या यह सच हो सकता था? क्या वह सपना देख रहा था? राज ने अपनी आंखें मलीं और अपनी गालों पर चुटकी काटी, फिर अपनी बचत खाते में राशि को देखा। 106,000। यह क्या हो रहा है? उसने आश्चर्य से चिल्लाया। उसने पहले वाले अजीब ऐप को खोजा, लेकिन उसे वह अब नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे वह गायब हो गया हो और उसका कोई निशान भी नहीं मिला। कुछ देर बाद उसने उलझन में अपना फोन बंद कर दिया। उसने यह जांचने का फैसला किया कि उसके अकाउंट में पैसा असली था या नहीं। यह जानने के लिए वह इलाके के सबसे नजदीकी एटीएम में गया। उसने अपना बैंक कार्ड लिया और उसे मशीन में डाला। अपनी जानकारी इनपुट करने के बाद उसने पैसा निकालने के विकल्प को दबाया। उसके देश में एटीएम में प्रति लेन देन 10,000 पैसों की निकासी सीमा थी और वह हर दिन 50,000 पैसों निकाल सकता था, लेकिन उसने पहले यह देखने के लिए एक लेन देन किया कि क्या पैसा असली था। फिर उसने अपनी बचत खाते में बचे हुए पैसे की जांच की। 96,000। यह असली है। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ हाँ हाँ। फिर उसने 40,000 पैसों पाने के लिए 4 और लेन देन किए। उसने खुशी से हंसते हुए पैसों के पतले ढेर को अपने हाथों में दबाया। यह सबसे आसान पैसा था जो उसे अपने जीवन में मिला था और यह इतने अप्रत्याशित रूप से आया था। उसे यह भी नहीं पता था कि यह कैसे हुआ या उसने ऐप को कैसे ट्रिगर किया। राज ने पैसे रख दिए और उसे अपने बटुए में रख लिया। यह पहली बार था जब उसके बटुए में इतना पैसा था और इससे उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। अब मुझे अगले महीने के लिए अपने खर्चों के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी, उसने मन ही मन सोचा। वह जल्दी से अपने अपार्टमेंट में लौट आया। जब वह अपने अपार्टमेंट में पहुंचा तो उसने कुछ स्वादिष्ट खाना खाकर अप्रत्याशित कमाई का जश्न मनाने का फैसला किया। उसने एक फूड डिलीवरी ऐप खोला और अपने पसंदीदा फूड चेन रेस्तरां से ऑर्डर दिया। उसके ऑर्डर की कुल राशि 700 पैसों से ज्यादा थी, लेकिन उसने फिर भी ऑर्डर दिया। यह पैसे की राशि उसके एक दिन के खर्चे के बराबर थी, लेकिन उसने परवाह नहीं की। जल्द ही उसके द्वारा ऑर्डर किया गया खाना पहुंच गया। वह अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग से बाहर निकला और डिलीवरी राइडर को ढूंढा। क्या आप सर राज हैं? राइडर ने अपने डिवाइस पर लेनदेन की जांच करते हुए एक अनिश्चित स्वर में पूछा। राज ने सिर हिलाया और राइडर को अपने फोन पर लेनदेन की जानकारी दिखाई। हाँ, यह मैं हूं। यह रहा मेरा भुगतान। आप बाकी का रख सकते हैं, उसने राइडर को 1,000 पैसों का नोट देते हुए कहा। सर, आपके पास अभी भी 300 पैसों की बकाया राशि है। क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? डिलीवरी राइडर उसकी उदारता से हैरान था। 300 पैसों उसके लिए पहले से ही बहुत पैसा था। राज ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसे यह पैसा अचानक मिल गया था और उसे इस डिलीवरी राइडर को थोड़ी राशि देने में कोई दिक्कत नहीं थी। कृपया इसे रख लें, उसने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, राइडर ने कृतज्ञता से बुदबुदाया। जब उसने राइडर का खुशहाल भाव देखा तो राज को अच्छा महसूस हुआ। वह स्वादिष्ट भोजन से भरे एक बैग के साथ अपने अपार्टमेंट में लौट आया। राज कल रात बहुत अच्छी तरह से आराम किया, यह जानते हुए कि उसे अगले महीने के लिए अपने रहने के खर्चों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसने कल केवल सबसे अच्छे भोजन का ऑर्डर दिया और उसने डिलीवरी राइडर्स को टिप भी दी। यह बस एक छोटी सी बात थी, लेकिन इससे उसे संतोष मिला। यह पहले से ही सुबह का समय था और काम पर जाने की चिंता न होने का एहसास सच में बहुत शानदार था। राज अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ उठा। अचानक उसका डिवाइस वाइब्रेट हुआ। उसने इसे पकड़ा और नोटिफिकेशन को देखा। क्या आप आज के लिए अपना इनाम पाना चाहते हैं? हाँ, कल के जैसे ही शब्दों की पंक्तियां उसके फोन की स्क्रीन पर दिखाई दीं।
यह देखकर उसकी आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं और वह तो अपना फोन फर्श पर गिराने वाला था। राज ने जल्दी से हाँ पर क्लिक किया। बधाई हो, आपने एक बिल्कुल नई होंडा सिविक टाइप आर का दावा किया। राज ने अपने चेहरे पर एक स्तब्ध भाव के साथ स्क्रीन पर घूरना शुरू किया। उसने सोचा था कि यह चीज उसे केवल पैसा देती है। किसने सोचा होगा कि वह वास्तव में बिल्कुल नई कारों का भी दावा कर सकता था। वह कार उत्साही नहीं था, इसलिए उसे पता नहीं था कि होंडा सिविक टाइप आर कौन सी कार थी। उसने जल्दी से इंटरनेट पर खोज की कि यह कैसी दिखती है, और जब उसने ब्राउजर पर तस्वीरें देखीं तो उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। घंटी, घंटी, घंटी। एक अज्ञात नंबर से उसे कॉल आ रही थी और उसने अनजाने में कॉल का जवाब दिया। हेलो, क्या यह सर राज डोमिनिक रोआ हैं? एक महिला की कोमल आवाज उसके डिवाइस से गूंजी। हाँ, यह मैं हूँ। आप कौन हैं? राज ने उलझन में पूछा। हेलो मिस्टर रोआ, मैं होंडा टैगुइक ब्रांच से त्रिशा हूँ। मैं आपको यह सूचित करना चाहती हूँ कि आपकी ऑर्डर की गई कार होंडा सिविक टाइप आर आ गई है। आप हमारे स्टोर पर आने के लिए किस समय फ्री हैं? यह सुनकर राज उत्साहित हो गया। यह सच है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कल उसके साथ हुआ था। उसने अपने उत्साह को दबाते हुए बुदबुदाया। मैं कुछ देर में वहां पहुंच जाऊंगा। ठीक है मिस्टर रोआ, हम आपके आने का इंतजार करेंगे, कॉल करने वाले ने मीठी आवाज में जवाब दिया। ठीक है, राज ने कॉल काट दी। फिर उसने जल्दी से नहाया और उसने अपने बालों में भी करीने से कंघी की। उसने अपनी दाढ़ी और फ्रेंच दाढ़ी भी साफ कर ली, जिससे वह बहुत छोटा लग रहा था। उसने अपनी अलमारी खोली और बदबूदार कपड़ों की ओर देखा। उनके बीच में एक साफ काली टक्सीडो टक्सीडो और मिलती जुलती काली पैंट थी। यह एकमात्र औपचारिक कपड़े थे जिन्हें वह कंस्ट्रक्शन कंपनी में पूरे 1 साल तक काम करने के बाद खरीद पाया था। अपनी मामूली सैलरी के साथ उसे यह सेट खरीदने के लिए बहुत कम खाना पड़ता था। राज ने अपने औपचारिक कपड़े पहने। जब उसने आईने में अपने प्रतिबिंब को देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह बहुत ज्यादा स्मार्ट और आकर्षक लग रहा था। हालांकि उसे थोड़ा असहज महसूस हो रहा था क्योंकि उसे उन्हें पहनने की आदत नहीं थी। यार, मुझे इस तरह के कपड़े पहनने की आदत नहीं है, लेकिन मुझे औपचारिक कपड़े पहनने होंगे क्योंकि मैं अपनी कार लेने जा रहा हूं, उसने खुद से बुदबुदाया। वह कार की दुकान में खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसे औपचारिक कपड़े पहनने पड़े। राज ने अपने काले जूतों को पहनने से पहले एक जोड़ी सफेद मोजे पहने। उसने किवी अपने देश में एक मशहूर शू पॉलिशिंग वैक्स से उसे चमकाया भी। उसके काले जूते उसे चमकाने के बाद नए लग रहे थे। उसने एक बार फिर आईने में घूरकर देखा और मुस्कुराया। अपनी शक्ल की तारीफ करने के बाद उसने अपना फोन पकड़ा और अपार्टमेंट बिल्डिंग से बाहर निकल गया। उसके औपचारिक पहनावे ने गरीब पड़ोस के लोगों का ध्यान खींचा। इस जगह पर इतने औपचारिक रूप से कपड़े पहने हुए किसी को देखना दुर्लभ था, इसलिए वह भीड़ की नजरों से थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। यो राज, क्या तुम डेट पर जा रहे हो? हाँ हाँ हाँ। राज, तुम आज बहुत सुंदर लग रहे हो। राज ने उनके शब्दों पर विनम्रता से मुस्कुराया। वह बस स्टॉप की ओर चला गया और बस आने से पहले थोड़ी देर इंतजार किया। होंडा टैगुइक ब्रांच ज्यादा दूर नहीं थी और यह उसके पुराने कार्यस्थल के भी करीब थी। जल्द ही वह होंडा टैगुइक ब्रांच में पहुंचा। वह स्टोर में दाखिल हुआ और उसकी मौजूदगी ने तुरंत कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित किया। जब उन्होंने उसे देखा तो महिला कर्मचारियों की आंखें चमक उठीं। वह अपने देश के लोगों के लिए बहुत लंबा था और ज्यादातर लड़कियां उसकी तरह लंबे पुरुषों के प्रति आसानी से आकर्षित हो जाती हैं। नमस्ते सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? एक पुरुष कर्मचारी ने उससे विनम्र स्वर में पूछा। मैं राज डोमिनिक रोआ हूँ। मैं अपनी होंडा सिविक टाइप आर देखने आया हूँ, उसने एक शांत चेहरा बनाकर बुदबुदाया, लेकिन वह वास्तव में अपने दिल में घबराया हुआ था। वह चिंतित था कि जो कुछ हुआ वह बस एक सपना था। पुरुष कर्मचारी मुस्कुराया। ओह, तो यह मिस्टर रोआ हैं। मुझे बस एक सेकंड दें मिस्टर रोआ। मैं अपनी सहयोगी को बुलाता हूं क्योंकि वह इस लेनदेन के लिए जिम्मेदार है। निश्चित रूप से, राज ने सिर हिलाया।
पुरुष कर्मचारी ने हल्के से झुककर नमस्कार किया और अपनी सहयोगी को ढूंढने के लिए चला गया और 1 मिनट से भी कम समय में एक 20 साल की सुंदर महिला पुरुष कर्मचारी के साथ वापस आई। हेलो मिस्टर रोआ, मैं त्रिशा हूँ, वह इंसान जिससे आपने पहले बात की थी। महिला ने अपना हाथ बढ़ाया और राज ने उसके साथ हाथ मिलाया। हाँ मिस त्रिशा, राज ने धीरे से मुस्कुराया। यह महिला सच में बहुत सुंदर थी। वह 5 फुट 4 इंच की थी, जो उसके देश में महिलाओं के लिए औसत से ऊपर था। उसका शरीर भी एक नए खिले हुए फूल की तरह पतला और सुंदर था। मेरे पीछे गैरेज में चलिए मिस्टर रोआ, आपकी होंडा सिविक टाइप आर वहां है, त्रिशा ने एक मीठी मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, राज उसके पीछे पीछे गया। त्रिशा उसे गैरेज में ले आई जो बेसमेंट में स्थित था। मिस्टर रोआ, वह आपकी कार है। त्रिशा ने एक सुंदर सफेद कार की ओर इशारा किया जिसमें काले हाइलाइट्स थे। यह सड़क पर आम कारों की तुलना में बहुत अच्छी लग रही थी। मिस्टर रोआ, कृपया इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें। आप इस पर हस्ताक्षर करने के बाद अपनी कार चला सकते हैं। हमने पहले ही आपकी कार के लिए एक उपयुक्त नंबर प्लेट नंबर चुन लिया है। त्रिशा ने उसे एक फोल्डर और एक पेन थमाया। राज ने फोल्डर खोला और उसे स्कैन किया। उसकी आंखें कार की कीमत से आकर्षित हुईं। 3,500,000 पेसो या $70,000। यह वास्तव में 3 मिलियन पेसो की थी। होंडा सिविक टाइप आर केवल एक एंट्री लेवल स्पोर्ट्स कार थी, लेकिन यह पहले से ही इतनी महंगी थी। वह कल्पना नहीं कर सकता था कि उन शानदार लग्जरी कारों की कीमत कितनी होगी। राज ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए और उसे वापस त्रिशा को सौंप दिया। वह उत्साह से कांप रहा था। सौभाग्य से त्रिशा ने उसके कांपते हाथों को नहीं देखा, वरना वह उसके बारे में अलग तरह से सोचती। यह रही आपकी चाबी मिस्टर रोआ। हमारे स्टोर को चुनने के लिए धन्यवाद। त्रिशा ने हल्के से झुककर उसे कार की चाबियां दीं। राज ने सिर हिलाया जैसे कि वह शांत है। वह पहले एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था और उसने उनकी कंपनी के ट्रक चलाए थे। स्पोर्ट्स कार चलाना अलग हो सकता है, लेकिन उसे अपने कौशल पर भरोसा था। राज कार में दाखिल हुआ और इंजन चालू किया। वूम वूम। जब उसने कार के इंजन की दहाड़ सुनी तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। अचानक उसने कुछ सोचा और त्रिशा को घूरते हुए पूछा, वैसे क्या मैंने पहले ही इसके लिए भुगतान कर दिया है? त्रिशा ने उसे उलझन में घूरा। हाँ मिस्टर रोआ, जैसे ही हमें आपका भुगतान मिला, हमने तुरंत आपके ऑर्डर पर कार्रवाई की। सब कुछ पहले ही संभाल लिया गया है, इसलिए अब आप अपनी नई कार को आजादी से चला सकते हैं। उसने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। क्या वह यह भूल गया कि उसने पहले ही इसके लिए भुगतान कर दिया था? उसने मन ही मन सोचा। ठीक है, धन्यवाद। राज उसका जवाब मिलने के बाद चला गया। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि कार उसके नाम पर कैसे खरीदी गई थी और उसने बस इसे अपने फोन पर ऐप के रहस्यमय तरीकों से जोड़ दिया। उसने तो यह भी सोचा कि वह ऐप भगवान की रचना हो सकता है और वह बस इतना भाग्यशाली था कि उसे इसका इस्तेमाल करने के लिए चुना गया था। त्रिशा ने बिना पलक झपकाए उस कार को देखा जो दूर जा रही थी। वह इतना जवान और सुंदर है। वह अपने लिए इतनी महंगी कार भी खरीद सकता है। क्या वह किसी बिजनेसमैन का बेटा है? उसने खुद से बुदबुदाया। उसने अपने फोन पर कॉन्टैक्ट्स को देखते हुए मुस्कुराया। राज का फोन नंबर लिस्ट में था और उसने उसे अपने पसंदीदा में भी जोड़ लिया था। इस बीच राज मुख्य सड़क पर आ गया था। उसकी दुर्लभ कार ने तुरंत लोगों का ध्यान आकर्षित किया। जब उसने हर किसी की ईर्ष्यापूर्ण नजरों को देखा तो उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। वह हर बार जब भी कोई शानदार कार देखता था तो उनकी तरह ही होता था। राज अपने पुराने कार्यस्थल के पास से गुजरा और उसने अपने एक सहकर्मी को गेट के बाहर एक उदास चेहरे के साथ सिगरेट पीते हुए देखा। चार्ल्स, अभी दोपहर का भोजन नहीं हुआ है तो वह बिल्डिंग के बाहर क्यों है? राज ने आश्चर्य से उस आदमी को घूरा। वह लड़का उसके कुछ दोस्तों में से एक था। चार्ल्स कंस्ट्रक्शन कंपनी के नियमित कर्मचारियों में से एक था। उसकी सैलरी राज से ज्यादा थी और वह लड़का कभी कभी उसे दोपहर के भोजन के दौरान खाना भी खरीद कर देता था। वह लगभग 30 साल का था और उसकी ऊंचाई 5 फुट 10 इंच थी।
लगातार धूप में काम करने की वजह से उसके चेहरे पर कठोर विशेषताएं और काली त्वचा थी। राज ने यात्री सीट की कार की खिड़की नीचे की और चिल्लाया, अरे दोस्त, तुम वहां क्या कर रहे हो? जब उसने परिचित आवाज सुनी तो चार्ल्स ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसने अपने सामने शानदार कार की ओर अपना सिर घुमाया और ड्राइवर की सीट पर राज को देखकर हैरान रह गया। राज, उसने हैरानी से चिल्लाया, चलो हम कहीं और ज्यादा शांत जगह पर बात करेंगे। राज ने यात्री सीट का दरवाजा खोलते हुए कहा। जब उसने अपने दोस्त को ऐसी शानदार कार चलाते हुए देखा तो चार्ल्स के दिमाग में बहुत से सवाल थे। ठीक है, उसने जवाब दिया और जल्दी से एक सीट ले ली। क्या तुमने दोपहर का खाना खा लिया? राज ने अपनी आंखें सड़क पर रखते हुए पूछा। अभी तक नहीं, चार्ल्स ने जवाब दिया। मैं तुम्हें एक रेस्तरां में ले जाऊंगा और हम वहां बात करेंगे। मुझे पता है कि तुम्हारे मन में बहुत से सवाल हैं। मैं बाद में उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा, राज ने बुदबुदाया। उस छोटी बातचीत के बाद दोनों चुप रहे। राज एक नजदीकी रेस्तरां में चला गया। उसने पहले कभी इस जगह पर खाने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन अब जब उसके पास कुछ पैसा था तो वह उनके व्यंजनों का स्वाद चखना चाहता था। चार्ल्स चुपचाप अपने दोस्त के पीछे चला गया। किसी वजह से उसे लगा कि वह अब एक बिल्कुल अलग इंसान था। वह अपने औपचारिक पहनावे में साफ सुथरा और सभ्य लग रहा था। वह तो एक स्पोर्ट्स कार भी चला रहा था जो बहुत महंगी लग रही थी। वह जानता था कि राज केवल एक सस्ते अपार्टमेंट में रहता था और मुश्किल से दिन में 3 बार खाना खा पाता था। तो क्या हो रहा था? राज ने उनका खाना ऑर्डर किया और उन्होंने दूसरी मंजिल के कोने में अपनी सीटें ले लीं। तुम काम के घंटों के दौरान कंपनी की बिल्डिंग के बाहर क्यों थे? राज ने अपने दोस्त को देखते हुए पूछा। चार्ल्स ने अपनी उंगलियों को क्रॉस करते हुए उसे गंभीरता से देखा। मैंने दूसरों से सुना कि तुम्हें कंपनी ने निकाल दिया था। जब मैंने जैक्सन से विवरण के बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया कि तुमने टीम के फंड्स का गबन किया है, लेकिन मैं जानता था कि तुम उस तरह के इंसान नहीं थे जो पैसा चुराएगा, इसलिए मैंने गुस्से में जैक्सन को एक थप्पड़ मार दिया। उसने बड़े बॉस से शिकायत की और मुझे आज सुबह निकाल दिया गया। मैं अपना गुस्सा दबाने के लिए बाहर सिगरेट पी रहा था। उसने उन शब्दों को बुदबुदाने के बाद आह भरी और अपना सिर हिलाया। जब उसने यह सुना तो राज ने अपनी भौहें सिकोड़ी। तो यह फिर से जैक्सन है? हाँ। उस लालची मोटे सुअर ने मुझे अपने बुरे कामों के लिए बलि का बकरा, स्केपगोट बनाना चाहा। मैं जल्द ही या देर से अपना बदला लूंगा। राज, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम्हारी उस कार का क्या हुआ? तुम उसे कैसे पाने में कामयाब रहे? चार्ल्स अब अपनी जिज्ञासा को नहीं छुपा सकता था। राज एक पल के लिए हिचकिचाया। चार्ल्स उसका दोस्त था, लेकिन उसके फोन पर ऐप के बारे में बात इतनी चौंकाने वाली थी कि अगर उसने उसे इसके बारे में बताया तो दूसरा पक्ष उसे पागल इंसान मान सकता था। इसके अलावा उसने सोचा कि इसे किसी को बताना खतरनाक होगा। तुम जानते हो कि बिटकॉइन बिटकॉइन क्या है ना? मैं अपने खोए हुए ई-वॉलेट अकाउंट को वापस पाने में कामयाब रहा और उसमें कुछ बिटकॉइन थे। मैंने उसे कुछ नकद के लिए एक्सचेंज किया और बाकी का कार खरीदने के लिए इस्तेमाल किया। राज ने अनायास ही झूठ बोला। वह भविष्य की परेशानियों को रोकने के लिए केवल अपने दोस्त से झूठ बोल सकता था। चार्ल्स ने आश्चर्य में अपनी भौहें उठाईं। वह बिटकॉइन के बारे में जानता था। यह बाजार में सबसे महंगी डिजिटल करेंसी में से एक थी। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि राज ने वास्तव में पहले बिटकॉइन खरीदा था। उसका चेहरा शांत हो गया जब उसने बुदबुदाया, कितने भाग्यशाली! तुम इसे कितने पैसे के लिए एक्सचेंज करने में कामयाब रहे? राज ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा। बस कुछ मिलियन। क्या? क्या? एक वेटर अचानक उनके द्वारा ऑर्डर किया गया खाना लेकर आया। सर, यह रहा आपका ऑर्डर। अपने भोजन का आनंद लें। अब तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? राज ने एक धीमी आवाज में पूछा। उसकी वजह से चार्ल्स को कंपनी से निकाल दिया गया था। उसने महसूस किया कि उसे अपने दोस्त के लिए कुछ करना था। मुझे अभी तक पता नहीं है, लेकिन मुझे जल्दी ही एक नौकरी मिल जानी चाहिए। आखिरकार मेरे पास बहुत अनुभव है, इसलिए कुछ कंपनियां होंगी जो मुझे स्वीकार करेंगी। चार्ल्स ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। यह सुनकर राज ने अपनी भौहें सिकोड़ी।
वह जानता था कि चार्ल्स उसे राहत महसूस कराने के लिए बस ऐसा कह रहा था, लेकिन वह जानता था कि एक नई नौकरी ढूंढना इतना आसान नहीं था। इसके अलावा चार्ल्स के पास देखभाल करने के लिए एक परिवार था और उसकी एक 2 साल की बेटी भी थी। दोनों चुप रहे क्योंकि उन्होंने अपना दोपहर का भोजन खत्म किया। जब वे रेस्तरां से बाहर निकले तो राज ने अचानक कहा, चार्ल्स, मैं तुम्हारी स्थिति को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। तुम्हें मेरी वजह से कंपनी ने बाहर निकाल दिया। यह सुनकर चार्ल्स ने राज को घूरा और उसके कंधे पर थपथपाया। उसके बारे में सोचना बंद करो। इसके अलावा यह इसलिए हुआ क्योंकि मैं अपने गुस्से को रोक नहीं पाया कि मैंने जैक्सन को मुक्का मारा। चार्ल्स, कृपया इसे लो और अगर तुम्हें अभी तक नौकरी नहीं मिली है तो मुझे कॉल करना। राज ने चार्ल्स का हाथ पकड़ा और उसे 20,000 पेसो दिए। जब उसने राज के हाथ में बिल देखे तो चार्ल्स ने जल्दी से उसे झटक दिया। इसे वापस ले लो। मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। इस बार उसकी आवाज सामान्य से ज्यादा तेज थी। जब उसने देखा कि उसका दोस्त उसके पैसे लेने से इनकार कर रहा है तो उसने तुरंत कहा, अपने परिवार और अपनी बेटी के बारे में सोचो। अगर तुम्हें 1 महीने के भीतर नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा? क्या तुम उन्हें भूखा मरते हुए देख सकते हो? चार्ल्स, हमारे बीच विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। बस इसे ले लो। उसकी जोरदार बातों की वजह से चार्ल्स एक पल के लिए हिचकिचाया। सच में उसे पैसे की बहुत जरूरत थी। यह देखकर राज ने जल्दी से उसके हाथों में पैसे ठूंस दिए। मुझे अभी भी कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे कॉल करना। अगर तुम्हें अभी तक नौकरी नहीं मिली है तो मुझे बताना याद रखना। वह जल्दी से अपनी कार में दाखिल हो गया और चार्ल्स के जवाब का इंतजार किए बिना चला गया। वह लड़का, चार्ल्स ने एक असहाय मुस्कान के साथ बुदबुदाया जब उसने गायब होती हुई कार को देखा। इस बीच राज अपने पड़ोस में लौट आया। उसने कार को खुले बास्केटबॉल कोर्ट पर पार्क किया। कोर्ट अभी भी गीला था और कोई खिलाड़ी नहीं था, इसलिए उसने अपनी कार पार्क करने का मौका लिया। फिर वह अपने अपार्टमेंट में वापस गया और अपना सामान छांटने लगा। चूंकि उसके पास पहले से ही रहस्यमय ऐप था तो वह इस गरीब पड़ोस में क्यों रहेगा। हालांकि यहाँ के लोग मिलनसार थे, लेकिन वह कभी कभी इस जगह के शोर और बदबू को सहन नहीं कर पाता था। अपना सामान छांटने के बाद राज ने अपार्टमेंट के मालिक को ढूंढा। आंटी हेलेन, मैं बाहर जाने की योजना बना रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह बहुत अचानक नहीं है। राज ने महीने के किराए का भुगतान करते हुए कहा। जब उसे पैसा मिला तो मालिक का उदास चेहरा खिल उठा। बिल्कुल नहीं, तुम कभी भी बाहर जा सकते हो। बस अपना सामान पैक करो और मैं सफाई का काम संभालूंगी, उसने हंसते हुए कहा। धन्यवाद आंटी हेलेन। राज मुस्कुराया और जल्दी से अपना सामान लेने के लिए अपने कमरे में वापस गया। वह पहले से ही जानता था कि वह फिलहाल कहाँ रहने वाला था। उसके पास अभी भी $1,600 थे। उसने एक अच्छे गर्म होटल में रहने की योजना बनाई। यह एक अचानक किया गया काम, इम्पल्सिव मूव था, लेकिन वह सच में अनुभव करना चाहता था कि ऐसी शानदार जगह पर रहना कैसा लगता है। राज ने अपना सामान अपनी कार के ट्रंक के अंदर रख दिया। उसके पास ज्यादा सामान नहीं था, इसलिए उसके सब कुछ अंदर रखने के बाद भी ट्रंक में काफी जगह थी। उसने अपनी कार में दाखिल होने से पहले एक आखिरी बार गरीब शहर और अपने पड़ोसियों को देखा। राज ने सिटी पार्क होटल नाम के एक होटल में कार चलाई। यह कोई हाई एंड जगह नहीं थी, लेकिन यह अभी भी शानदार लग रही थी। शुभ दोपहर सर, सिटी पार्क होटल में आपका स्वागत है। जैसे ही रिसेप्शनिस्ट ने उसे देखा वह राज पर मुस्कुराई। मैं 1 महीने के लिए एक कमरा बुक करना चाहूंगा। राज ने रिसेप्शनिस्ट पर मुस्कुराया। वह काफी जवान थी, शायद लगभग 24 साल की। रिसेप्शनिस्ट राज पर धीरे से मुस्कुराई। ठीक है सर, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? राज राज डोमिनिक रोआ। धन्यवाद मिस्टर रोआ। रिसेप्शनिस्ट ने अपने पीसी पर उसकी जानकारी इनपुट की। फिर उसने अपने कंप्यूटर के नीचे ड्रॉअर से एक चाबी ली और उसे राज को दे दी। मिस्टर रोआ, आपका कमरा नंबर 25 है। धन्यवाद। राज ने चाबी ली और अपने कमरे को ढूंढा।
जल्द ही उसे कमरा मिल गया और उसने उत्साह से दरवाजे को खोला। क्लिक। अंदर दाखिल होने पर उसने अपना सामान नीचे रखा और मुलायम बिस्तर पर कूद गया। उसे चादरों और तकियों की सुगंधित महक आ रही थी। इससे उसे सोना चाहा, लेकिन उसने अपनी इच्छा से लड़ाई लड़ी और कमरे के कोने में स्थित सोफे पर बैठ गया। उसने अपना फोन पकड़ा और हमेशा की तरह रहस्यमय ऐप को खोजा, लेकिन उसे वह अभी भी नहीं मिला। यह ऐप डाउनलोड करने का उसका दूसरा दिन ही था, लेकिन उसे पहले से ही एक बिल्कुल नई कार और कुछ नकद मिल चुका था। वह सोच रहा था कि उसका कौन से इनाम इंतजार कर रहे थे, लेकिन वह चिंतित भी था कि वह गायब हो जाएगा। घंटी, घंटी, घंटी। उसने अपने फोन को देखा और देखा कि चार्ल्स उसे कॉल कर रहा था। उसने कॉल का जवाब दिया और जैसे ही उसने अपने कान पर फोन लगाया, उसने चार्ल्स की कृतज्ञ आवाज सुनी। धन्यवाद राज। चिंता मत करो, मैं एक नई नौकरी मिलने के बाद तुम्हें वापस चुका दूंगा। यह सुनकर राज हल्के से मुस्कुराया। यह लड़का सच में एक गर्वित प्राउड आदमी था। वह किसी से एहसान नहीं लेना चाहता था, अपने सबसे करीबी दोस्त से भी नहीं। हमारे बीच धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है दोस्त। अगर तुम्हें और कुछ नहीं कहना है तो मैं कॉल काट रहा हूं। ठीक है, अलविदा। राज ने कॉल काट दी। ठक, ठक, ठक। जब उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी तो वह खड़ा हो गया और दरवाजा खोला। नमस्ते मिस्टर रोआ। आपको परेशान करने के लिए माफ करना। मैं आपको यह देने आया हूं। यह एक सर्वर असिस्टेंट था जो एक छोटी ट्रॉली को धक्का दे रहा था। मैंने कोई खाना ऑर्डर नहीं किया था। शायद कोई गलती हुई है, राज ने कहा। यह मुफ्त है मिस्टर रोआ। रिसेप्शनिस्ट ने मुझे यह आपको देने के लिए कहा, सर्वर ने धैर्यपूर्वक जवाब दिया। वह है। क्या उसे मुझमें रुचि है? राज उलझन में था, लेकिन उसने मुफ्त भोजन को अस्वीकार नहीं किया। वह सुंदर रिसेप्शनिस्ट के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका।